नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन श्रृंखला के आज के 11वें व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, विगत 10 व्याख्यानों में हमने अलग-अलग बिंदुओं पर चर्चा किया और सीटेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 4 जो शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण अध्ययन विधियां हैं, अंतर्निरीक्षण विधि, बाह्य निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और व्यक्ति इतिहास विधि, इन सब का हमने विस्तृत रूप से अलग-अलग एक-एक व्याख्यानों में चर्चा किया। अब कुछ अन्य विधियां शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और इनसे प्रश्न आने की संभावना रहती है और हमारे विश्वविद्यालयों के बीएड के पाठ्यक्रमों में भी इनका उल्लेख है। तो इसके अधीन हम इन आज 4 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे क्रमशः आपसे। इसमें से पहला है गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि को अंग्रेजी में एनेक्डोटल मेथड बोलते हैं। एनेक्डोटल एक रिकॉर्ड होता है। कुछ रिकॉर्ड के आधार पर किसी समस्या के बारे में अध्ययन करना इसके अंतर्गत आता है। सामान्य भाषा में इसको उपाख्यान विधि के नाम से भी कहीं-कहीं संबोधित किया गया है। दूसरा जो छठी इस श्रृंखला की अध्ययन विधि होगी, उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि को अंग्रेजी में क्लिनिकल मेथड कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को जो एक चिकित्सकीय मनोविज्ञान के शाखा के अंतर्गत ले जाने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है उपचारात्मक विधि का। उपचार का अर्थ ही होता है कारण जानना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए या बच्चों को जब भी बच्चे कुछ असामान्य व्यवहार करते हैं, ऐसी परिस्थिति में उपचारात्मक जो अध्ययन विधि का है, इसका उपयोग किया जाता है और बच्चों के समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षित सुझाव या परामर्श दिए जाते हैं। अगली 7वीं जो अध्ययन विधि होगी, वो है तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। जैसा कि विज्ञान जो सामान्य विज्ञान है, उसकी परंपरा है, कोई भी अनुसंधान जब होता है, उसमें किसी प्रकार का प्रयोग मानव के ऊपर करने से पूर्व पहले पशुओं पर करते हैं। मनोविज्ञान का भी जब हम अध्ययन कर रहे थे या आगे अधिगम के क्षेत्र में कई प्रयोगों को देखेंगे, तो उनमें भी कोई भी प्रयोग मनुष्य के ऊपर साक्षात करने से पूर्व पहले पशुओं के ऊपर किया जाता है। वो चाहे अंतरिक्ष में जाने वाली लाइका के बारे में आपने पढ़ा होगा। लाइका नाम की एक कुतिया थी जिसको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया, वो जाके शहीद हो गई। भेजने की तो मानवों के पास उस समय क्षमता आ गई थी, विधि आ गई थी, लेकिन उसको वापस बुलाने की विधि नहीं आई थी। फिर भी लाइका को पहले भेज दिया। तो इस प्रकार से मानवीय और पशुओं के व्यवहार में आपस में कहाँ समानता होती है, कहाँ विषमता होती है, उसके आधार पे मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जिस शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि का उपयोग होता है, उसको तुलनात्मक विधि कहते हैं। फिर 8वीं इस श्रृंखला की जो अध्ययन विधि है, वो है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। वस्तुतः एक साइक्लोस्टाइल मेथड होता है, जिसको आप मनोवैज्ञानिक विधि के नाम से संबोधित कर सकते हैं। इस साइक्लो स्टडी मेथड जो है, साइक्लोस्टाइल मेथड मनोवैज्ञानिक विधि है। इसी विधि का उपयोग करके साक्षात्कार विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है। इस साक्षात्कार की परंपरा में व्यक्ति के भाव भंगिमा, मुख प्रदर्शन और उसके उत्तर देने की शैली, इनके आधार पर समस्या के जो मुख्य निष्कर्ष हैं, वहां तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। तो क्रमशः इन बचे हुए चारों विधियों के बारे में आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आइए क्रमशः इनको देखते हैं। साथियों, इस अध्ययन श्रृंखला की 5वीं जो विधि है, वो है गाथा वर्णन विधि। इसको अंग्रेजी में एनेक्डोटल मेथड कहते हैं। यह एक आत्मगत विधि है। आत्मगत अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले घटनाओं को लिपिबद्ध करने के लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होता है।
स्वयं उसके साथ जो भी घटित हुआ उन घटनाओं को प्रस्तुत करता है। तो उसने कौन सी अनुभूति की यह स्वयं ही जानता है, इसलिए इसको आत्मगत विधि कह रहे हैं। तो यह आत्मगत विधि है। इस अध्ययन विधि में व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों या किसी घटना विशेष का पुनः स्मरण करके एक अभिलेख तैयार करता है, एक रिकॉर्ड तैयार करता है। जैसा कि अंग्रेजी में इसका नाम ही एनेक्डोटल मेथड। एनेक्डोटल शब्द ही रिकॉर्ड के अर्थ में है, अभिलेख के अर्थ में है। तो कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई समस्या होती है, उस समस्या को ध्यान में रख करके वो व्यक्ति अपने जीवन में घटे घटना विशेष को याद करके क्रमशः लिपिबद्ध करता है। इस प्रकार से घटनाओं का संचय पुनः स्मरण के आधार पर होता है। यहाँ पर प्रयोज्य को जो कुछ भी याद आता है, प्रयोज्य अर्थात जिस व्यक्ति के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, जिसके ऊपर प्रयोग करना है वह, तो प्रयोज्य को जो कुछ भी याद आता है उसका विवरण वह स्वयं तैयार करता है। इससे घटनाओं का संचय करके उनकी परस्पर तुलना की जाती है और अंत में निर्णय तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। गाथा वर्णन शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं को वो व्यक्ति गाथा के रूप में, कहानी के रूप में प्रस्तुत करता है। इसीलिए इसको गाथा वर्णन विधि कहा जाता है। आगे चल के इसी गाथा वर्णन विधि को आधारित करके मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में खासकर व्यक्तित्व अध्ययन के लिए दो महत्वपूर्ण टेस्ट बने, परीक्षण बने। एक तो थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट जो प्रसंग बोध परीक्षण है, और दूसरा चिल्ड्रंस अप्रिसिएशन टेस्ट, बाल बोध परीक्षण। जब हम परीक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे तो विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करेंगे। आपको जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको भी बताएंगे। फिलहाल इसको यहाँ रहने देते हैं। सामान्यतः हम सिर्फ गाथा वर्णन विधि को के बारे में जानते हैं और यह जानते हैं कि गाथा वर्णन विधि को आधारित करके ये जो टीएटी थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट और सीएटी चिल्ड्रंस अप्रिसिएशन टेस्ट, इन परीक्षणों का निर्माण हुआ है और इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। गाथा वर्णन विधि में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में घटित हुए घटना को याद करके क्रमबद्ध रूप से पहले लिखता है, फिर वह यह देखता है कि क्यों, कौन सा ऐसा कारण हुआ कि इस व्यक्ति के व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर कोई दूसरा प्रयोग करने वाला भी उस व्यक्ति से लिखवा सकता है, या फिर जिसके जीवन में घटित घटना हो रही है उसको कहा जाए तुम अपनी सभी समस्याओं को क्रमबद्ध रूप से लिखो और देखो कि कहां पर फाल्ट है, कहां पे इस तरह की समस्या है कि तुम्हारे जीवन में इस तरह की परिस्थिति आ गई। तो इस प्रकार से यह विधि किस आत्मगत विधि होने के नाते उस व्यक्ति के लेख पर, उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति पर आधारित है कि वो व्यक्ति कितना याद कर पाता है, जो याद कर रहा है उसको कितना वो आलेख में ला पाता है, वो कितना दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाता है। इसीलिए कुछ गुण दोष इसमें भी विद्यमान है। सबसे पहले ये है कि जो स्मरण करके लिखता है वो सही ढंग से लिखे, तभी इसकी प्रामाणिकता होगी। दूसरा, घटनाओं का संचय करके पुनः परस्पर तुलना की जाती है। तो तुलना करने से प्रायशः भविष्य में किसी के साथ उस तरह की घटना घटती है तो उसके जीवन में भी आने वाले परिस्थितियों के प्रति भविष्य कथन किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि आपको इन बिंदुओं पर सावधान रहना चाहिए। उसी प्रकार इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे आत्मगत विधि है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं तभी अध्ययन हो सकता है, बहुत कुछ छुपा ले या बदल के बताए तब अध्ययन हो निष्फल हो। इस प्रकार से गाथा वर्णन विधि के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप बताएंगे। और गाथा वर्णन विधि भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों की विधि है, ये आप स्पष्टतः ध्यान रखेंगे। साथियों, इस अध्ययन श्रृंखला की छठी जो अध्ययन विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की, वह है उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, क्लिनिकल शब्द चिकित्सा शास्त्र के साथ संबंधित है और शिक्षा मनोविज्ञान की यह अध्ययन विधि चिकित्सा शास्त्र के साथ अपना संबंध रखती है। साधारणतः उपचारात्मक विधि का उपयोग किसी भी व्यक्ति के
आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है जिससे व्यक्ति की मनोदशाओं का अध्ययन करके उस व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं तथा व्यवहार संबंधी जटिलताओं के कारणों को जानकर उसे उपचारात्मक सुझाव दिए जाते हैं। एक चीज स्पष्ट रखिए कि अब तक हम जिन विधियों का वर्णन कर रहे थे वे मिले-जुली उन विधियों का मिला-जुला हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कुछ विधियां ऐसी थी जैसे व्यक्ति इतिहास विधि, नाम से स्पष्ट था किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अध्ययन करने के लिए यह विधि हुआ करती थी। ठीक उसी प्रकार जो क्लिनिकल मेथड है, जो उपचारात्मक विधि है, यह विधि भी व्यक्तिगत अध्ययन की विधि है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़ी हुई समस्या का अध्ययन के लिए इस उपचारात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। किसी भी व्यक्ति की जो वैयक्तिक समस्या है या उसकी कुछ विशेष आवश्यकताएं हैं या उसकी व्यवहार संबंधी विशेष समस्या है, उन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और उसको उपचारात्मक सुझाव से तात्पर्य है कारण के अनुकूल सुझाव। उपचार का मतलब होता है कारण को जानना। डायग्नोसिस शब्द है अंग्रेजी का, उसी डायग्नोसिस को हिंदी में उपचार कहते हैं। उपचार का अर्थ है कारण को जानना। तो उस कारण के अनुरूप सुझाव, अर्थात तुम इन चीजों को करोगे तो ये परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में नहीं आए। उदाहरण के लिए यह विधि पिछड़े बालकों, अधिगम में जो असमर्थ हैं, जो किसी भी कारण से मेंटली रिटायर्ड हैं, उन बालकों के, फिर अपराधी बालकों के, किसी न किसी कारणवश समाज के हाशिए पर जो बच्चे आ गए हैं, जिनका व्यवहार असामाजिक हो गया है, ऐसे बच्चों को अपराधी बालकों की श्रेणी में मनोवैज्ञानिक रखते हैं। या फिर समस्याग्रस्त बालक, कल के व्याख्यान में भी हमने समस्याग्रस्त बालकों के बारे में चर्चा किया था विस्तृत रूप से, यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप स्पष्टीकरण के लिए कल 10वां व्याख्यान देख लीजिएगा। तो जो भी समस्याग्रस्त बालक होते हैं, ऐसे बालकों के अध्ययन में उपचारात्मक विधि अत्यंत उपयोगी है। जैसे क्लिनिक शब्द से स्पष्ट है, क्लिनिक में हम जाते हैं अर्थात किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं, ठीक ऐसे ही शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का भी अपना क्लिनिक होता है, अपना एक क्षेत्र होता है। उसमें ऐसा कोई बालक जो सीखने में असमर्थ हो, जो पिछड़ा हुआ हो, जो बहुत धीरे-धीरे से सीख पाता हो, जो निर्णय लेने में असमर्थ हो, जिसकी असामाजिक प्रवृत्ति हो गई है, अपराधी किस्म में आ गया है, जो समस्याग्रस्त है, उस कारण से कुछ विषय विशेष को समझने में, पढ़ने में या उस विषय विशेष का अधिगम करने में वो असमर्थता जताता हो, ऐसे बालकों को आप इन शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के पास ले जाइए। वो उस बच्चे के विशेष जो भी आवश्यकता है, अब विशेष उसकी जो समस्या है, उन समस्याओं से संबंधित विविध प्रकार के परीक्षण करेंगे, अध्ययन करेंगे और तदनुकूल सुझाव देंगे, जिससे कि वह जो बच्चा है जो तमाम इन समस्याओं से ग्रस्त है, उन समस्याओं से बाहर निकल करके सामान्य बच्चे के रूप में हमारे आपकी तरह कार्य व्यवहार कर सके। तो उपचारात्मक विधि में ऐसे कुछ विशेष रूप से जो कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से पिछड़ रहे हैं या सामान्य बच्चे से इतर व्यवहार कर रहे हैं, अलग व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उपचारात्मक विधि। निसंदेह उपचारात्मक विधि भी व्यवहारवादियों की विधि है। व्यवहारवाद का बहुत बड़ा क्षेत्र है और व्यवहारवाद का ही अध्ययन विधि है उपचारात्मक विधि। साथियों, इस श्रृंखला की 7वीं अध्ययन विधि है तुलनात्मक विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, तुलना कभी भी दो वस्तुओं के बीच, दो परिस्थितियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो दशाओं के बीच होती है। तो इस पद्धति के माध्यम से भी व्यवहार संबंधी समानताओं और असमानताओं, अर्थात किन दो व्यक्तियों के व्यवहारों में समानता है, किन दो व्यक्तियों के व्यवहारों में असमानता है, ऐसे समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रजातिगत मूल प्रवृत्तियों तथा बौद्धिक विकास क्रम का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने वनमानुषों के साथ मानवीय व्यवहार का तुलना करके सीखने के एक नवीन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था।
साथियों, तुलनात्मक विधि ना ही स्पष्ट रूप से व्यवहारवादियों की विधि है और ना स्पष्ट रूप से ये गेस्टाल्टवादियों की विधि है। ऐसी तुलनात्मक विधि है जिसका उपयोग व्यवहारवादी भी करते हैं और इसी तुलनात्मक विधि को आधारित करके प्रयोग करके गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, जिसमें मुख्यतः कुर्क, कोफका और कोहलर आते थे। और इसमें भी कोहलर जो था, उल्फगंग कोहलर, उसने वनमानुषों के ऊपर कई प्रयोग किया और प्रयोग करके उसने मानवीय व्यवहार के साथ वनमानुषों के व्यवहार का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन किया और एक इनसाइट थ्योरी दी, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में सूझ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सूझ का अधिगम सिद्धांत, जो उल्फगंग कोहलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। उल्फगंग कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्ट को हिंदी में अवयवीवाद बोलते हैं या समग्रवाद कहीं कहीं इसको कहा जाता है। अवयवीवाद समग्र व्यक्ति जो अवयव है उसके आधारित अध्ययन होता है और इसको गेस्टाल्टवाद के नाम से मनोविज्ञान में ख्याति प्राप्त हुई है। तो इसमें प्रजातिगत अर्थात एक वनमानुषों की प्रजाति और दूसरा मानवीय प्रजाति, तो इन दो प्रजातिगत मूलक प्रवृत्तियों और इनके बौद्धिक विकास क्रम कैसे कैसे ये कार्य व्यवहार करते हैं, किस तरह की समस्या आने पर किस प्रकार का रिएक्शन, इनका जो प्रतिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, फिर इससे कहां पर किस तरह के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। और दो बच्चे हैं, दो क्षेत्र से आते हैं, एक बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है, एक शहरी क्षेत्र का है। तो ऐसे जगहों पर ऐसे बच्चों के विकास क्रम के या उनके अधिगम के अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जा सकता है। या फिर दो प्रकार, एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक तथाकथित प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों को अपेक्षित मार्गदर्शन देना और सुझाव देना है, ना कि किसी एक की हेयता और दूसरे की उत्कृष्टता प्रदर्शित करना। तो तुलनात्मक विधि वैसे व्यवहारवाद के परिप्रेक्ष्य में आती है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने इसको बहुधा इसका उपयोग किया और उपयोग करके इसमें से एक अपना सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाँ, अब रही बात परीक्षा में प्रश्न पूछने की, तो कभी आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुलनात्मक विधि किसकी देन है। पूछा भी जाता है तो व्यवहारवाद ऑप्शन रहता है, तो व्यवहारवाद को आप प्राथमिकता देंगे। और क्योंकि व्यवहारवादियों का ही जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तब तक कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती है। इसीलिए तुलनात्मक विधि भी व्यवहारवादियों से संबद्ध है। हाँ, इसी विधि का आश्रय करके 20वीं सदी में कार्य करने वाले जो थे, 21वीं सदी ही जब 1914 प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो टेनेरिफ द्वीप था एक, वो खाली हुआ, उसी पर कोहलर ने बहुत सारे अपने प्रयोग किए। तो अत्यंत आधुनिक है और गेस्टाल्टवादियों का प्रयोग, और इसी जो व्यवहारवादी है कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा के आने के बाद ही गेस्टाल्टवादियों ने अपना क्रियाकलाप और प्रयोग आरंभ किया। तो निसंदेह यह विधि व्यवहारवाद के पक्ष में जाती है। इस श्रृंखला की 8वीं जो अध्ययन विधि है वह है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार शब्द से आप सामान्यतः परिचित हैं। साक्षात्कार किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी संज्ञानता के लिए एक विशिष्ट उपक्रम है। साक्षात्कार एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अंतर्निहित भावों को बड़े आसानी से जाना जा सकता है। क्यों, कैसे? क्योंकि व्यक्ति अगर सोचेगा कुछ और बोलेगा कुछ और, तो एक बहुत प्रशिक्षित जो मनोवैज्ञानिक है तो उसके हाव भाव, मुखाकृति, उसकी भाव भंगिमा के आधार पर हमेशा यह निर्णय करने में, निष्कर्ष निकालने में समर्थ होगा कि ये व्यक्ति सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है। उसके चेहरे की, मस्तिष्क के ऊपर जो सिकन होगी उसके आधार पर जाना जा सकता है कि प्रश्न सुनने के बाद परीक्षार्थी जो है वो दुविधा की स्थिति में पड़ गया है या स्पष्टतः उत्तर देने का प्रयास कर रहा है, या व्यक्ति द्वंद्व में उलझ रहा है, या फिर स्पष्ट रूप से एक किसी पक्ष का अध्याहार करके अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो भी अंतर्निहित उसकी अनुभूति है
वो अनुभूति बड़े आसानी से उसके चेहरे के आधार पर देख करके समझा जा सकता है। लेकिन इस हेतु एक कुशल शिक्षा मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता होती है, जो कि मनोवैज्ञानिक रीति से पूछे जाने वाले प्रश्नों का निर्माण करे। देखिए, हमेशा साइक्लोस्टाइल मेथड होता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे एसएससी के आप एग्जाम देने जाइए, सीडीएस के एग्जाम देने जाइए, और इनके जब इंटरव्यू तक आप पहुंचेंगे, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो एग्जाम होते हैं, तो वहां पर जो प्रश्नकर्ता होता है उसमें जरूर मनोविज्ञान विज्ञ होते हैं, जो कि व्यक्ति के पर्सनालिटी का विशेष अध्ययन करना चाह रहे हैं। और हो सकता है वो प्रश्न बहुत कम पूछते हैं, आपको सिर्फ देखते हैं, आपकी भाव भंगिमा, उत्तर देने की शैली, इसके आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। साक्षात प्रश्न करें भी तो उन प्रश्नों का आप देखेंगे आपके जीवन से या फिर जिस कार्य वृत्ति में आप जा रहे हैं उस वृत्ति से कोई संदर्भ नहीं है, कोई संपर्क नहीं है, उस वृत्ति से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इन प्रश्नों का हमेशा यही अर्थ होता है, उनको इससे लेना देना नहीं है कि आपके वृत्ति से संबंध है या नहीं। अभी तो उनको यह जानना होता है कि ऐसे अगर प्रश्न आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं आपकी कार्य क्षेत्र में, तो आप उन परिस्थितियों का डटकर सामना कर पाएंगे या नहीं। तो साक्षात्कार विधि अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधि है, व्यवहारवादियों के द्वारा प्रवर्तित विधि है। सामान्य जगहों पर भी साक्षात्कार का उपयोग होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान साक्षात्कार को कई प्रकार से प्रयोग में ले आता है। कुछ प्रश्नावली बना करके कई बार प्रश्नावली विधि का उपयोग किया जाता है। हालांकि प्रश्नावली का उपयोग करते हुए ये एक प्रश्नावली विधि भी शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि है, लेकिन कई बार इसको भेज करके पत्राचार के द्वारा भी भरवाया जाता है, सीधे दे दिया गया प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए, या फिर इन प्रश्नावली के प्रश्नों को पूछ पूछ करके व्यक्ति के भाव भंगिमा, मुखाकृति, उसके जो शारीरिक संचालन है, हस्त संचालन, उसका जो अक्ष विन्यास, आंख दिखाने की स्थिति, इन चीजों को नोट करना भी साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रश्नावली का भी इसमें कई बार उपयोग किया जाता है। कहने का यह तात्पर्य है कि साक्षात्कार विधि अपने आप में कई विधियों का आश्रयण करके चलने वाली विधि है। इसमें ऑब्जर्वेशन मेथड जो बाह्य दर्शन विधि है उसका पूर्णतः समावेश होता है। इसमें प्रश्नावली की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा एक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक यदि जाता है और वो मनोवैज्ञानिक रीति से प्रश्नों का निर्माण करता है, पूछता है, तो निस्संदेह एक योग्य व्यक्ति का चयन होता है, या फिर उस व्यक्ति के बारे के व्यक्तित्व विशिष्टता के बारे में अवश्य ही संज्ञानता हो जाती है। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस श्रृंखला में मुख्यतः इन 8 शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों की चर्चा की। प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में जो बीएड के पाठ्यक्रम में, शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम में उपलब्ध है, और सीटेट में भी मैं देखा पिछले परीक्षाओं में इनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आधार पर। इसके अलावा भी कुछ विधियां मनोविज्ञान की हैं, जिनको अलग से हम यहाँ पर निरूपित करने के लिए हमें समय चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं। सामान्यतः बड़े संक्षिप्त में आपको बता दें, जैसे इसी में से एक है मनोविश्लेषण विधि, साइक्लो एनालिटिकल मेथड, इसको साइको एनालिटिकल मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड जो है मनोविश्लेषण विधि, इसके जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। ये अमेरिका के एक चिकित्सा शास्त्री से बाद में मनोवैज्ञानिक बने, और इन्होंने अचेतन मन जो है, अनकॉन्शियसनेस माइंड, उसका अध्ययन करने के लिए एक विधि को इजाद किया था, जो थी मनोविश्लेषण विधि। बाद में शिक्षा मनोविज्ञान में बहुधा इसका उपयोग होने लगा। तो यह मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के संस्थापक रहे सिगमंड फ्रायड, उनके द्वारा प्रवर्तित विधि है मनोविश्लेषण विधि। अंग्रेजी में इसको साइको एनालिटिकल मेथड कहा जाता है। 20वीं सदी में इस विधि का प्रवर्तन हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुधा इसका उपयोग होता है, और तमाम मानसिक विकारों के जानने के लिए बड़े उदारता पूर्वक इस विधि का उपयोग जो है शिक्षा मनोवैज्ञानिक करते हैं। इसके अलावा परीक्षण विधियां हैं। परीक्षण में टेस्ट मेथड इसको कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के किसी भी क्षेत्र विशेष की जानकारी के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, जो बुद्धि परीक्षण, फिर पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, फिर अचीवमेंट टेस्ट, निष्पत्ति परीक्षण,
या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, अभियोग्यता परीक्षण, इन तमाम परीक्षणों के आधार पर, जैसे अभी आपका जो टेस्ट होगा सीटेट के लिए, वो भी स्वयं एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, अभियोग्यता, एक शिक्षण बनने की योग्यता आप में है कि नहीं, उससे एप्टीट्यूड टेस्ट एक है, वह भी परीक्षण विधि जो है, टेस्ट मेथड जो एजुकेशनल साइकोलॉजी का, उसी के अधीन आने वाली विधि है। तो यह भी एक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि है, टेस्ट मेथड। इसका उपयोग प्राय सभी परीक्षाओं में आजकल किया जा रहा है। फिर क्वेश्चनायर मेथड आप जानते हैं, प्रश्नावली विधि हमने चर्चा किया। प्रश्नावली में कुछ प्रश्नों को बना करके या तो डाक से भेजा जाता है, आजकल कुरियर है उससे भी भेजा जाता है, या फिर प्रश्नों को पूछ करके उत्तर लिया जा सकता है। और इसी प्रकार एक स्टैटिस्टिकल मेथड भी है, जिसको सांख्यिकीय विधि कहते हैं। तो हमेशा सर्वे के आधार पर एक सर्वे करते हैं, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण के आधार पर जो भी हमें डेटा मिलते हैं, उन डेटा का एनालिसिस करके, उन तथ्यों का, उन प्रदत्तों का विश्लेषण करके फिर निष्कर्ष निकाला जाता है, और निष्कर्षों के आधार पर किसी न किसी सामान्यीकरण की तरफ हम अग्रसरित होते हैं, भविष्य कथन की तरफ अग्रसरित होते हैं, और ऐसे विधि को सांख्यिकीय विधि के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम विविध शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों का लगभग 12 विधियों का आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी परीक्षा में इससे ज्यादा पूछी जाती है, आप उन प्रश्नों का उत्तर बड़ी बखूबी से दे पाएंगे। फिर भी आपका कोई संदेह रहता है या कोई प्रश्न रहता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि हम अगली व्याख्यान में उसकी चर्चा कर सकें। और अब हम सीटेट के पाठ्यक्रम के अनुरूप सीधे जो वंशानुक्रम वाला बिंदु है, वंशानुक्रम और वातावरण, वहां से आरंभ करेंगे इस अध्ययन श्रृंखला का 12वें व्याख्यान से। आपको कोई क्वेरी होती है तो आप बताएंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।